हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के अंदर आपके अपने यूट्यूब चैनल एस भारती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के ऊपर। और आज हम लोग हिस्ट्री की बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री क्लास 10th का, जो कि अभी आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। क्लास 10th का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 आपके हिस्ट्री का। और इससे कई सारे सवाल जो हैं वो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका ये हिस्ट्री के रिलेटेड। तो आज हम लोग बात करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में। दोस्तों, आगे इस चैप्टर के बाद या फिर एक दो चैप्टर जो हम लोग कवर करेंगे इस सीरीज के अंदर, वो हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और अगर वीडियो पे रिस्पांस अच्छा आता है तो हम PYQ भी करवाएंगे यहाँ पर आप लोगों को। पिछले कई सालों के पूछे गए ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव्स दोनों करवाएंगे। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताते चलूं कि PYQ कराने का मतलब ये है, मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा जिससे कि मैं मेक श्योर कर सकता हूँ कि आपके जो एग्जाम में 50 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, 50 आउट ऑफ 50 आपके सही हो जाएंगे। ये मैं मेक श्योर करके चलूंगा। फिलहाल अभी हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में पहले बात करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहला टॉपिक है कि मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मीनिंग क्या होता है? दोस्तों, अगर नेशनलिज्म का मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है कि नेशन इज फीलिंग यूनिटी एंड कॉमन आइडेंटिटी एमंग पीपल ऑफ नेशंस। इसका मतलब है कि जब हम लोग एक जैसा चीज फील करते हैं अपने नेशन के लिए, एक जैसी भावना हमारे अंदर आती है, तब हम लोग इसको बोलते हैं कि ये असल मीनिंग होता है नेशनलिज्म का। क्या बोला मैंने? कि नेशनलिज्म इज अ फीलिंग ऑफ यूनिटी nationalism is a feeling of unity nationalism is the feeling of unity identity among nationalism is a feelings of unity identity among people of nation। ठीक है दोस्तों, मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि जितनी भी टॉपिक्स हैं उसको छोटा से छोटा रखा जाए ताकि वो याद करने में लेंदी ना हो, आपको आसान तरीके से याद हो जाए। पहला पॉइंट ये हो गया। इसमें दूसरा पॉइंट होता है इट डेवलप्स when people share it develops when people share the same history, culture, values, struggle, same history, culture, values, struggle and appreciations। स्ट्रगल तक ही रखते हैं दोस्तों। ये डेवलप हमारे अंदर कब होता है? कि जब लोग अपनी सेम हिस्ट्री, कल्चर और वैल्यूज और स्ट्रगल को डिस्कशन करते हैं। मतलब मान लीजिए कि 4 आदमी बैठे हैं और चारों आदमी का जो इतिहास है, जो उनका कल्चर है, जो उनकी वैल्यू है, जो उनका स्ट्रगल है, वो सेम है। तब जाकर के क्या हमारे अंदर आता है? हमारे अंदर आता है नेशनलिज्म का भाव हमारे अंदर उत्पन्न होने लग जाता है, बनने लग जाता है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो कहता है कि अब इन इंडिया nationalism grew mainly during the struggle against British colonial rule। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। दोस्तों, भारत में नेशनलिज्म यानी कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय की अगर बात करते हैं हम लोग, तो भारत में यह उदय हुआ था सर्वप्रथम कब? जब हम लोग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे। अभी मैंने आपको कहा कि नेशनलिज्म कब उत्पन्न होता है? जब किसी का हिस्ट्री, कल्चर, वैल्यू और स्ट्रगल सेम हो, तब हमारे मन में एक भाव उत्पन्न होता है, राष्ट्रवाद का भाव। और ये उस टाइम पर हुआ जब हम लोग किसके खिलाफ लड़ रहे थे? ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ लड़ रहे थे।
इस समय क्या था, हमारी हिस्ट्री सेम थी, हमारा कल्चर सेम था, हमारा वैल्यू, हमारी स्ट्रगल, जो हमारी कहानी थी, जो दुख दर्द था, वो क्या था, पूरे भारतीयों का सेम था, जिसकी वजह से हमारे मन में क्या उत्पन्न हुई, हमारे मन में उत्पन्न हुई राष्ट्रवाद की भावना, जहां पर हमने राष्ट्रवाद के बारे में फिर सोचना शुरू किया कि कैसे क्या होना चाहिए। अब इसके पीछे कई फैक्टर रहे होंगे दोस्तों, जब ऐसा मन में आया, इसके पीछे कई सारे फैक्टर हुए होंगे। तो बात करते हैं फैक्टर्स की, फैक्टर्स बिहाइंड नेशनलिज्म इन इंडिया। जब भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, उसके पीछे क्या फैक्टर्स रहा होगा। तो पहला फैक्टर तो दोस्तों इसमें अगर हम बात करें तो पहला फैक्टर था कॉलोनियल पहला जो हमारा फैक्टर था वो था कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, मतलब ब्रिटिश, इसको थोड़ा सा लिखते हैं हम लोग फिर समझते हैं। ब्रिटिश ड्रेन्ड इंडियाज वेल्थ, ब्रिटिश ड्रेन्ड इंडियाज वेल्थ थ्रू हाई टैक्सेस, through high taxes, destructions of industries, destruction of industries, and unfair trade, and unfair trade. चलिए, अभी मैंने आपको बताया कि राष्ट्रवाद तब उत्पन्न होता है जब हमारी फीलिंग्स, हमारा स्ट्रगल, जो हमारा कल्चर है, जो हमारे वैल्यूज है, वो क्या वो सेम होते हैं, तो लोगों के बीच में ये भावना उत्पन्न होती है। अब फैक्टर्स की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो पहला फैक्टर आता है हमारा कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, मतलब ये हमारा किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, कैसे हमारा जो जीवन है वो खराब कर रहे थे। इसमें कहता है कि ब्रिटिश ड्रेन्ड इंडियाज वेल्थ, इन्होंने क्या किया था कि इंडिया की जो संपत्ति थी, जो इसका धन दौलत था, उसको इन्होंने क्या किया था, बर्बाद कर दिया था। और बर्बाद करने के तरीके इन्होंने क्या अपनाए थे, तो टैक्स बढ़ा दिया, डिस्ट्रक्शन किया इंडस्ट्रीज का, जो हमारे यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट की इंडस्ट्री चलती थी, लोग हाथ से कपड़े बनाते थे, चीजों को बनाते थे, उनको खत्म कर दिया। और एक अनफेयर ट्रेड, जिसकी कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं नजर आते थे, इस तरह का ट्रेड इन्होंने करना शुरू किया। और जब इस तरह का ट्रेड दोस्तों किसी भी कंट्री में होता है, तो वहां की जो इकोनॉमी है वो क्या हो जाती है, पूरी तरह से ड्रेन हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। इसका दूसरा फैक्टर है दोस्तों फार्मर्स एंड वर्कर्स सफर्ड पॉवर्टी which united them against colonial rule। इसमें दूसरे पॉइंट की बात करें, अब जैसे कि आप जानते हो कि टैक्सेस हाई हो गए, टैक्सेस हाई हो गए, अब आप 10 रुपए कमा रहे हो, और इस 10 रुपए में से 9 रुपए अगर आपको मैं बोलूं कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो आप पे क्या असर पड़ेगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो फार्मर्स थे, जो वर्कर्स थे, अब वर्कर्स 10 घंटे काम कर रहे हैं, और 10 घंटे के हिसाब से उनको पैसा नहीं मिलता, जो सैलरी होती है वो 10 घंटे के हिसाब से नहीं मिलता। किसान अगर 10 रुपए की कमाई कर रहे हैं, तो 10 रुपए में से लगभग लगभग 9 रुपए क्या होता था, टैक्सेस देने पड़ जाते थे। इस कारण से किसान और वर्कर्स में क्या हुआ, ये लोग पॉवर्टी से सफर करने लगे, गरीबी से सफर करने लगे। और यहाँ पर दोस्तों लोगों का जो दुख था वो सेम हो गया। जब एक किसान दुखी है, 100 के 100 किसान दुखी हैं। और इसी दुख ने क्या किया, नेशनलिज्म को उत्पन्न किया, किसके खिलाफ, कॉलोनियल रूल के खिलाफ। और यहां से शुरू होता है भारत में राष्ट्रवाद। ये था पहला फैक्टर। अभी हम लोग इसके आगे के फैक्टर पर चर्चा करेंगे कि दूसरा क्या फैक्टर रहा होगा भारत में राष्ट्रवाद के जागरूक होने का। अब दोस्तों इस कड़ी में जो हमारा अगला फैक्टर होने वाला है, वो फैक्टर होने वाला है इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज दोस्तों, इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करें तो अभी पहले हम लोग इसको लिखेंगे, फिर हम लोग इसको समझेंगे। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी दोस्तों, इंडियन इंडस्ट्रीज पहला पॉइंट है, इंडियन इंडस्ट्रीज डिक्लाइन एंड अनएम्प्लॉयमेंट increased।
अभी भी मैंने आपको बताया कि इन्होंने क्या किया था, टैक्सेस हाई कर दिए थे, टैक्स हाई किया, इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया लगभग। हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, अब हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज किस चीज की हुआ करती थी, तो आर्ट एंड क्राफ्ट की हुआ करती थी। जो कपड़े हम पहनते थे वो हाथों से बुना हुआ पहनते थे, जो सामान हम यूज करते थे वो हाथों से बना हुआ यूज करते थे। तो इन्होंने क्या किया, उस इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया, और जैसे ही खत्म हुआ तो हजारों लोग, लाखों लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो पहला पॉइंट ये कि इंडस्ट्रीज क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई, और दूसरा चीज अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट था वो हाई हो गया। अब बहुत सारे लोग बेरोजगार होने लग गए। अब जाहिर सी बात है कि जब बहुत सारे लोग बेरोजगार होंगे तब यहाँ पर डिमांड बढ़ेगी। अब जो नेशनलिस्ट है, जो इंडियन है, इंडियन वर्कर्स, या फिर आप इसको नेशनलिस्ट भी लिख सकते हो, स्टार्टेड डिमांडिंग स्वदेशी गुड्स। इन्होंने डिमांड करना शुरू किया स्वदेशी गुड्स एंड बायकॉटिंग ब्रिटिश प्रोडक्ट। इन्होंने पहली बात तो ब्रिटिश प्रोडक्ट का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, और दूसरी चीज इन्होंने कहा कि हमें कैसा गुड्स चाहिए, हमें स्वदेशी गुड्स चाहिए जो देश के अंदर बनता हो, हमें ब्रिटिश गुड्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। ये दो फैक्टर हो गए दोस्तों। हमारा अगला और तीसरा फैक्टर है सोशल एंड कल्चर यूनिटी। सोशल एंड कल्चरल यूनिटी। दोस्तों इसकी बात करें कि सोशल और कल्चरल, सामाजिक और सांस्कृतिक यूनिटी क्या थी, इसकी जब बात करें, इसकी इसकी जब हम लोग बात करते हैं ना, इसमें था रिवाइवल ऑफ इंडियन कल्चर, लैंग्वेजेस एंड प्राइड हेरिटेज। रिवाइवल ऑफ इंडियन कल्चर, लैंग्वेजेस एंड प्राइड हेरिटेज, ये एक पहला पॉइंट उठा। दूसरा पॉइंट इसमें उठा था दोस्तों, थिंकर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय। थिंकर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, थिंकर्स जैसे राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग, या फिर स्वामी विवेकानंद, इंस्पायर्ड ऑल। पहली बात तो ये कि यहाँ पे रिवाइवल किया गया इंडियन हेरिटेज का, इंडियन कल्चर का, जो हमारी जो धरोहर है, लैंग्वेजेस का, हमारे प्राइड हेरिटेज का रिवाइवल किया गया। दूसरी चीज कि जो थिंकर्स थे, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय हो गए या फिर स्वामी विवेकानंद हो गए, इन्होंने क्या किया, लोगों को इंस्पायर करना शुरू किया चीजों के खिलाफ, कि हम ब्रिटिश के खिलाफ क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इन चीजों के खिलाफ। अगला जो हमारा चौथा फैक्टर होने वाला है, चौथा फैक्टर है रोल ऑफ लीडर्स। रोल ऑफ लीडर्स, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, बिपिन चंद्रपाल, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। रोल ऑफ लीडर्स की बात करें तो रोल ऑफ लीडर्स में कई सारे नेता उभर कर सामने आए। उस समय के जो प्रोमिनेंट नेता थे उनमें थे महात्मा गांधी,
बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इन सभी लोगों ने अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, लोगों को इंस्पायर करना शुरू किया। शुरुआत किन्होंने किया था? राजा राम मोहन राय ने और स्वामी विवेकानंद जी ने। बाद बाकी लीडर्स ने रोल निभाया, अलग अलग जगह पर से इन्होंने अलग अलग तरीके का काम शुरू किया। जैसा कि आप महात्मा गांधी के बारे में जानते हो, आपको पता होगा कि इन्होंने चंपारण सत्याग्रह से अपने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। और इनका जो तरीका होता था वो तरीका होता था कि बिना लाठी डंडे के काम निकलवा लेना है, भूख हड़ताल करके या किसी भी तरीके से। मार धाड़ नहीं करनी, मारपीट मुझे नहीं करना, हल्ला गुल्ला नहीं करना है। शांत तरीके से इन्होंने मुहिम को आगे बढ़ाया। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे गांधी जी के बारे में भी कि गांधी जी ने क्या रोल प्ले किया था इस नेशनलिज्म इन इंडिया में। अब दोस्तों हमारा पांचवा और आखिरी फैक्टर जो होने वाला है नेशनलिज्म के लिए, ये होने वाला है रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर। बहुत सारी किताबें, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, बहुत सारे आर्टिकल्स, इन सभी चीजों ने भी क्या किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था हमारे नेशनलिज्म में। इसमें हम अगर बात करें तो पहला पॉइंट लिखते हैं हम लोग कि न्यूज़पेपर, नॉवेल्स, न्यूज़पेपर के बाद नॉवेल्स, नॉवेल के बाद पोएम, स्प्रेड, आइडियाज ऑफ फ्रीडम, इस दौरान लोगों ने क्या किया? अपने अपने न्यूज़पेपर छापने शुरू किए, अपना अपना पोएम्स, अपना अपना नॉवेल, इन सभी चीजों के माध्यम से लोगों के बीच में क्या फैलाना शुरू किया? लोगों के बीच में आइडियाज फैलाने शुरू किए, ताकि लोगों तक उनकी बात क्या हो सके? पहुंच सके। यहीं पर दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी, चटर्जी नहीं दोस्तों, सॉरी, चट्टोपाध्याय, सॉरी चटर्जी बोल रहे थे हम, चट्टोपाध्याय है, CHATTOPADHYAS, चट्टोपाध्याय वंदे मातरम। इसी दौरान बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने क्या लिखा था? वंदे मातरम लिखा था। और इस वंदे मातरम ने लाखों लोगों को इंस्पायर किया नेशनलिज्म में जुड़ने के लिए, नेशनलिज्म को और बड़े स्तर पर ले जाने के लिए। दोस्तों तो ये थे हमारे 5 पॉइंट्स जो कि थे फैक्टर्स बिहाइंड द नेशनलिज्म इन इंडिया। अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इंपॉर्टेंट मूवमेंट ऑफ नेशनलिज्म, इंपॉर्टेंट मूवमेंट ऑफ नेशनलिज्म। इसको जितना हो रहा है मैं वन लाइनर में या वन लाइनर का ही कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे छोटे शब्दों में लिख पाया जाए, ताकि याद करने में कोई दिक्कत ना हो। क्या होता है कि जब बड़ा आंसर होता है याद करने में हमें टेंशन होती है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको लिखवा दिया जाए, जिससे कि आपको क्या हो, याद करने में भी आसानी हो और समझ में भी बड़े आसानी से आ जाए। तो मैंने आपको बताया कि नेशनलिज्म क्या है और नेशनलिज्म के क्या फैक्टर्स रहे, मतलब क्या कारण रहा जिसके कारण नेशनलिज्म हमारे देश में शुरू हुआ, पहला किस चीज में नेशनलिज्म को इंस्पायर किया लोगों को नेशनलिज्म में आने के लिए। और अब बात करेंगे कि नेशनलिज्म के दौरान हमारे भारत में कौन कौन से बड़े मुहिम चलाए गए, कौन कौन से मूवमेंट चलाए गए। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों स्वदेशी की, स्वदेशी मूवमेंट 1905 में यह स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया। दोस्तों जैसा कि इसका नाम है ना, स्वदेशी, स्वदेशी का मतलब हमारे देश का जो सामान है, जो चीजें हैं, उनको यूज करना है। सिंपली एक भाषा में बोले तो ये स्टार्ट हुआ था, स्टार्टेड ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये तब स्टार्ट किया गया था। देखो दोस्तों 1905 ईस्वी में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था देश के अंदर, जब अंग्रेजों ने बंगाल को विभाजन कर दिया था 2 भागों में। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये एरिया बंगाल है, अंग्रेजों ने इसको 2 भाग में बांट दिया, एक ईस्ट बंगाल और एक वेस्ट बंगाल। और इसी समय पर भारत में शुरू हुआ था। ये विभाजन कब हुआ था? ये विभाजन हुआ था 1905 में।
और इसी समय पर स्टार्ट हुआ था भारत के अंदर स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड ड्यूरिंग द बंगाल पार्टीशन। इसके बाद इसमें काम क्या हुआ, बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, यूज ऑफ इंडिया मेड प्रोडक्ट। लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश गुड्स का बहिष्कार किया और इस्तेमाल किसका करने लगे, तो इस्तेमाल करने लगे इंडिया मेड प्रोडक्ट का, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने लग गए। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट मूवमेंट हुआ था वो मूवमेंट था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। नॉन कॉर्पोरेशन, इसका जो समय है दोस्तों वो 1920 से 19 के 22 में हुआ। ये कब शुरू हुआ था, 1920 से लेकर के 1922 में हुआ। लॉन्च्ड बाय, ये किसके द्वारा शुरू किया गया तो ये आप सबको पता है, ये महात्मा गांधी के द्वारा शुरू हुआ। महात्मा गांधी के द्वारा शुरू हुआ था। और ये कब हुआ था, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसको शुरू किया गया। आगे हम लोग जलियांवाला बाग को भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम समझते चलते हैं कि इसको लॉन्च किसने किया, महात्मा गांधी ने, आफ्टर जलियांवाला बाग। ठीक है। दूसरा, इसमें लोगों ने काम क्या किया, तो लोगों ने इसमें काम किया, जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कॉलेज का, जो स्कूल के स्टूडेंट थे उन्होंने स्कूल का बहिष्कार किया, बाइकॉट ऑफ स्कूल्स। ठीक है। कॉलेज स्टूडेंट ने कॉलेज बाइकआउट किया, और जो कोर्ट में थे या फिर जैसे जो वकील हैं उन्होंने अपने वकालत का बाइकआउट कर दिया। फॉरेन क्लोथ्स का बहिष्कार किया। लोगों ने कहा कि हम ब्रिटिश के ना स्कूल में पढ़ेंगे, ना उनके कॉलेज में पढ़ेंगे, ना उनके कोर्ट में हम काम करेंगे, और ना ही उनका बनाया हुआ फॉरेन गुड्स हम लोग यूज करेंगे, चाहे वो कपड़ा हो चाहे कोई भी चीज हो। इन्होंने क्या किया, इसका बहिष्कार शुरू किया। और इन्होंने इस समय पे क्या किया, खादी को प्रमोट किया। किसको प्रमोट किया, प्रमोटेड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। विलेज, जिस चीज को अंग्रेजों ने बंद कर दिया था, हमने आपको शुरुआत में बताया कि ये इंडस्ट्रीज बंद कर दिए गए, उसी विलेज इंडस्ट्रीज को उन्होंने प्रमोट किया। और किसको प्रमोट किया, खादी को प्रमोट किया। तो दोस्तों ये तीन मूवमेंट, अभी और भी मूवमेंट हम पढ़ाएंगे, आगे आने वाला है सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट 1930 का, उसके बाद आएगा क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का। तो पहला था स्वदेशी मूवमेंट, जहां ये स्टार्ट कब हुआ, 1905 में, जहां बंगाल विभाजन के दौरान इसको चलाया गया था। यहाँ पर लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश गुड्स का जो है बहिष्कार किया और इंडियन प्रोडक्ट का यूज करना शुरू किया। इसके बाद आया नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 से 1922। ये किसके द्वारा चलाया गया, ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। और कब चलाया गया, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद चलाया गया। इसमें लोगों ने क्या किया, तो स्कूल, कॉलेज, कोर्ट और फॉरेन क्लोथ्स को का बहिष्कार किया। और साथ ही साथ प्रमोट किसको किया, तो प्रमोट किया खादी को, और विलेज इंडस्ट्री को लोगों ने क्या करना शुरू किया, प्रमोट करना शुरू किया, ताकि इंडियन गुड्स को क्या मिल सके, इंडियन गुड्स को बढ़ावा मिल सके। दोस्तों अगला जो हमारा मूवमेंट है दोस्तों, तीसरा मूवमेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये था हमारा सिविल डिसोबिडेंट, सिविल डिसोबिडेंट मूवमेंट। ये चलाया गया था 1930 से 34 तक। अब इस मूवमेंट में क्या हुआ था, तो इस मूवमेंट की अगर बात करें तो गांधी जी स्टार्टेड डांडी मार्च। आपने डांडी मार्च के बारे में सुना होगा, गांधी जी ने नमक आंदोलन किया था, वो यही था, गांधी डांडी मार्च। इसको हम लोग नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, सॉल्ट सत्याग्रह। इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्यों स्टार्ट किया था, तो सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट सॉल्ट टैक्स। अंग्रेजों ने तो हर चीज पर टैक्स लगा दिया था,
और यहाँ तो हद ही हो गई, इन्होंने किस पर टैक्स लगा दिया, इन्होंने नमक पे टैक्स लगा दिया। अब नमक के बिना तो जिंदगी चलेगी नहीं, इसलिए गांधी जी ने क्या किया था, दांडी मार्च स्टार्ट किया, जिसको हम लोग सॉल्ट सत्याग्रह यानी कि नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। पीपल रिफ्यूज टू पे टैक्सेस, ब्रोक ब्रिटिश लॉ। इसमें क्या किया, लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया। पीपल रिफ्यूज टू पे टैक्स, या फिर टैक्सेस लिख देते हैं। लोगों ने क्या किया, टैक्स देने से मना किया एंड ब्रोक ब्रिटिश लॉ। और लोगों ने इस नमक के कानून को क्या किया, तोड़ दिया। इसके बाद एक मूवमेंट चलाया गया, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट, और ये था 1942। यहां पर एक नारा दिया गया गांधी जी के द्वारा, डू और डाई का, मरो या करो या मरो का नारा। क्या था ये, करो या मरो का नारा दिया। किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिया। और दूसरा चीज, मास प्रोडक्ट, मास प्रोटेस्ट डिमांडिंग इमीडिएट इंडिपेंडेंस। एक बहुत बड़ा जो है प्रोटेस्ट चलाया गया, और उस प्रोटेस्ट में लोगों की डिमांड क्या थी, वो लोग चाहते थे कि इमीडिएट इंडिपेंडेंस मिले, मतलब तात्कालिक आजादी जो है भारत को क्या हो जाए, वो मिले। तो दोस्तों ये कुछ टॉपिक्स थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेशनलिज्म क्या है, फैक्टर्स क्या थे नेशनलिज्म के लिए, और इम्पोर्टेंट मूवमेंट जो नेशनलिज्म इन इंडिया के दौरान चलाए गए थे। ये वो कुछ टॉपिक थे। अभी हमारा अगला टॉपिक होने वाला इम्पैक्ट ऑफ नेशनलिज्म, कि भारत पर इसका क्या असर पड़ा। इससे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो मैंने अभी आपको शॉर्ट्स में पढ़ाया है, छोटे छोटे वन लाइनर में पढ़ाया है, ये आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में मदद करेंगे। स्पेशली ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, क्योंकि बहुत सारे सवाल डायरेक्टली इस टॉपिक से आते हैं कि कौन कौन से मूवमेंट इस समय पर चलाए गए थे। अगर आपको डिटेल्ड में पढ़ना हो, मान लेते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद आपको फुल डिटेल में पढ़ना है, पूरा थ्योरी में पढ़ना है आपको डिटेल में, तो आप लोग कमेंट में हमको बता सकते हैं कि डिटेल में पढ़ना है, तो हम आपको डिटेल में भी पढ़ाएंगे। यहाँ हम लोग बात करते हैं इम्पैक्ट की, कि क्या प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा। जब प्रभाव की बात करें तो पहला तो प्रभाव में पड़ा कि स्प्रेड ऑफ यूनिटी, स्प्रेड ऑफ यूनिटी अमंग इंडियंस। भारतीय लोगों के बीच क्या देखने को मिला, एकता देखने को मिला अक्रॉस रिलीजन, कास्ट एंड रीजन। फर्क नहीं पड़ता था कि लोग किस कास्ट से हैं, किस धर्म से हैं और किस क्षेत्र से आते हैं। इन सभी के बावजूद क्या हुआ, लोगों में यूनिटी आई। दूसरा चीज, गेव करेज एंड स्ट्रेंथ। ब्रिटिश एम्पायर से लड़ने के लिए उनको हौसला मिला, स्ट्रेंथ मिला, ताकत मिली। तीसरा चीज, इंस्पायर्ड sacrifices of leaders and common people। कई सारे नेताओं ने, कई सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया, कई सारे कॉमन लोगों की भी इसमें जाने गई। इन चीजों ने भी लोगों को क्या किया, इंस्पायर करने का काम किया। और लास्ट फाइनली लीड टू इंडियाज इंडिपेंडेंस 1947। और लास्ट में हमें क्या मिली, 1947 में आजादी मिल गई। दोस्तों ये था हमारा टॉपिक, जो मैंने बहुत ही शॉर्टकट तरीके से कराने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, और रिस्पॉन्स अगर अच्छा आता है तो मैं आपको
पी वाई क्यू भी करवाऊंगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का करवाऊंगा। और ऑब्जेक्टिव कराने का एक मैं लेके चलता हूँ कि आपके 50 में 50 चीजें जो है वो क्या हो जाए, वो सारी की सारी सही हो जाए। और अब इसमें जो है हम लोग एक क्विक सा रिवीजन करेंगे ताकि आपको याद भी हो जाए। तो क्विक रिवीजन में हम लोग क्या करेंगे, तो पहला बात तो मैंने आपको बताया कि नेशनलिज्म क्या है। नेशनलिज्म मैंने आपको बताया था कि यूनिटी प्लस कॉमन स्ट्रगल, एकता और लोगों का कॉमन स्ट्रगल जो सारे लोग कर रहे थे। दूसरा चीज, इसके की लीडर्स कौन थे। एग्जाम में ये सवाल आता है कि लीडर्स कौन कौन थे, तो गांधी, नेहरू, बोस, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। या फिर छोड़ देते हैं, लाला लाजपत राय लिख सकते हैं हम लोग, बाल गंगाधर तिलक लिख सकते हैं, फिलहाल लाल बाल ही लिखते हैं। इसमें जो मेजर मूवमेंट थे, जो आंदोलन चलाए गए, तो मेजर में मैंने आपको बताया कि स्वदेशी मूवमेंट 1905 वाला। दूसरा, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ये चलाया गया 1920 में। सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट 1930 में। और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में चलाया गया। और इसका आउटकम क्या आया, इंडिपेंडेंस कब मिला, 15 अगस्त 1947 का। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, नेशनलिज्म इन इंडिया। और इसको हमने बनाया था यह सोचकर कि ये जो है हमारा ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया वीडियो है। अगर आपको डिटेल में ये चैप्टर पढ़ना हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको डिटेल में भी ये चैप्टर कवर करवाएंगे। दूसरी चीज दोस्तों, अगर इस पे व्यूज अच्छे आते हैं, आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आता है, तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाएंगे। जो PYQ है मैं वो भी आपको कराऊंगा, डेली बेसिस पर कम से कम 100 क्वेश्चंस करवाऊंगा हर सब्जेक्ट्स के, SST के चारों सब्जेक्ट के, हिस्ट्री कराऊंगा, इकोनॉमिक्स कराऊंगा, जियो कराऊंगा और पॉलिटी भी कराऊंगा। इन चारों सब्जेक्ट्स के मैं आपको हर दिन कम से कम 100 PYQ कराऊंगा। और एक चीज इंश्योर करूंगा, आपको ये चारों में चारों मिला करके जो 50 MCQ आते हैं वो 50 के 50 आपके सही हो जाए। और इस वीडियो के माध्यम से आपका जो सब्जेक्टिव का कुछ क्वेश्चन है, जो पॉइंट्स है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। आप अपना रिस्पॉन्स जरूर से जरूर दें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।